नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 8 एवं पाठ 9। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम आज बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्यपुस्तक से हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं आइए समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं सभी विषय के, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली, और इसी के बाद है पाठ 9। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है फटाके कील बतासे हमें कौन से त्यौहार की याद दिलाते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 51 के चित्र अनुसार देख सकते हैं, तो दिवाली का त्यौहार को याद दिलाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कील बतासे बाढ़ रही है अम्मा सबको भर भर थाली, वाक्यों में दो युग्म शब्द छाट कर लिखिए। तो देखिए भर भर और कील बतासे ये इस प्रकार से क्या हैं, ये युग्म शब्द हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, दीपावली पर बाजार से हम क्या खरीद कर लाते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 51 में देख सकते हैं आप, दीपावली पर बाजार से हम फटाके कील बतासे दीप मालाएं एवं मिठाई खरीद कर लाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न 4, त्यौहार आने पर बच्चे खुश क्यों हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए त्यौहार आने पर घरों में सभी घरों में चहल पहल रहती है एवं त्योहारों पर खिलौना मिठाई फुलझड़ी आदि चीज़ें खरीदे जाती हैं, इसलिए बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है पेज नंबर 19। इसमें दिया है प्रश्न, दीपावली पर फटाके जलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर बताइए। तो दीपावली पर फटाके जलाते समय हमें फटाके दूर से ही जलाना चाहिए, फटाके भीड़ वाले स्थान में नहीं जलाना चाहिए, और भी आप अन्य सावधानी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीपावली आने से पहले हम अपने घरों की साफ़ सफाई क्यों करते हैं। तो दीपावली आने से पहले हम अपने घरों की साफ़ सफाई इसलिए करते हैं ताकि हमें त्योहारों में भगवान या माँ लक्ष्मी की पूजा करना होता है एवं परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए घरों की साफ़ सफाई भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उस त्यौहार के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए हमें दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है क्योंकि इस त्यौहार में घरों में साफ़ सफाई की जाती है एवं दीपावली के दिन घरों में साज सज्जा फुलझड़ी लगाई जाती है, मिठाई बनाई जाती है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, फटाके कील बतासे भी बांटे जाते हैं, और इस त्यौहार में खूब चहल पहल रहती है, घरों में दीप जलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने पसंद का एक त्यौहार के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले पेज में, पेज नंबर है 20। इसमें दिया है 20 पेज नंबर में दिया है मूल्यांकन 6। इसके अंतर्गत हम प्रश्न के आंसर देखते हैं। प्रश्न पहला है, हम घर की साफ़ सफाई एवं पुताई किस त्यौहार पर करते हैं। तो हम घर की साफ़ सफाई एवं पुताई दीपावली के त्यौहार में करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है, दी गई वर्ग पहली में से 6 त्यौहारों के नाम छाट कर लिखिए। देखिए यहाँ वर्ग पहली दी गई है, इसमें से आपको 6 त्यौहारों के नाम छाट कर लिखना है, जैसे होली, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली, ईद और दशहरा। इस प्रकार से आप यहाँ पर त्यौहारों को छाट कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रश्न 3 है, दीपावली का त्यौहार हम किस प्रकार मनाते हैं, विस्तार से लिखिए। तो देखिए दीपावली का त्यौहार हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के त्यौहार में हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं। इस त्यौहार में माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, फटाके फोड़े जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और खीर बतासे बांटते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ 8 इसके अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पाठ 9, जिसमें दिया है नर्मदा की आत्मकथा। तो देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो यात्रा करने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, यात्री बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला शब्द है, हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दुग्ध धारा किसे कहा जाता है। पृष्ठ क्रमांक 55 के अनुच्छेद में देख सकते हैं, दुग्ध धारा यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ दिया है,
लघुत्तरीय प्रश्न है, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी है और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। तो इस प्रकार से हम नर्मदा नदी के बारे में लिख सकते हैं। और नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, देखिए नदियाँ दूर दूर तक फैली होती हैं और ये इनसे सिंचाई, खेतों में सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे नदी, माँ और जल और अमृत, इसका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता और सलीला। माँ का पर्यायवाची शब्द है जननी और माता। जल का पर्यायवाची शब्द है नीर और पानी। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा और सोम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चित्र के अनुसार यह चित्र किसका है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। पृष्ठ क्रमांक का चित्र जो 57 है, इसके चित्र में देखेंगे और स्वतंत्र अभिव्यक्ति बताएंगे कि यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम है माचागोरा डैम, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इससे भी सभी जगह सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किसी एक नदी या जल प्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो किसी एक नदी के बारे में लिख सकते हैं, जैसे नर्मदा नदी। यह नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसका नाम नर्मदा कुंड भी पड़ गया। इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी है। इसमें कपिल धारा जलप्रपात भी है और इस नदी में आकर सभी नदियाँ मिलती है। तो इस प्रकार से हम किसी एक नदी के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप नर्मदा नदी के बारे में बताया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए मूल्यांकन 7, इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ के। पहला प्रश्न है, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा गया? पृष्ठ क्रमांक 58 के अनुच्छेद में देख सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा एवं प्रेम का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो देखिए जबलपुर जिले की उर्वरकता भूमि को सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेमावर नगरों के समीप से गुजरती हूँ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 56 के अनुच्छेद 3 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर पेड़ के बारे में भी लिख सकते हैं या जानवर, किसी भी एक के बारे में आप अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। जैसे हमने पेड़ के बारे में यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। पेड़ हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं। पेड़ों से वर्षा होती है। पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है और पेड़ हमें छाया देते हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य यहाँ पर वाक्य लिख सकते हैं कि पेड़ हमें फल फूल देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 8 और पाठ 9 के सभी प्रश्नों के आंसर हमने इस प्रकार से समझा। तो देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से पाठ 8 और पाठ 9 के सभी प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, हम इसी प्रकार से अगले पाठों के भी प्रश्नों के आंसर समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।